गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो नए सिलेबस में टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें से हम जो टॉपिक करने वाले हैं पहले उसको लिख लेते हैं और क्या क्या उस टॉपिक में हमें पता होना चाहिए वो एक इंडेक्स बनाते हैं और एक एक करके टॉपिक को करते हुए चलते हैं। तो आपने एक देखा होगा कि यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनका एक टॉपिक ऐड हुआ है और उसमें हमें एक ये हेडिंग्स लिखी हुई है कि रोल ऑफ ट्राइब्स। जनजातियों की भूमिका, और वो भी किस संदर्भ में? मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके संदर्भ में। इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन। और इसके साथ फिर उन्होंने लिख दिया है कि प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इम्पोर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटी। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि इनसे रिलेटेड क्या क्या संस्थान हैं। ये संस्थान, ये हमारे टॉपिक हैं जो आपको 2 लाइन 2.5 लाइन में बना के दिया हुआ है। इस टॉपिक से मध्य प्रदेश के प्री में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के लिए सबसे पहले, चाहे सिलेबस हो चाहे हमारा कोई भी टॉपिक हो, हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए कि क्या क्या इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले टॉपिक ये इसका इंडेक्स है, आपको भील विद्रोह के बारे में पता होना चाहिए। जनजातियों में भील विद्रोह से कुछ नाम आ सकते हैं। भील विद्रोह के बाद नेक्स्ट है एक बुंदेला विद्रोह, क्योंकि हमारी जो गौंड जनजाति है उनके जो राजा हैं, कुछ राजा इस विद्रोह में इन्वॉल्व थे, इसीलिए ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हमें 1857 का विद्रोह। अब चूंकि ऐसा संभव नहीं है कि बुंदेला विद्रोह में से सिर्फ उतने से आपको 2-5 पॉइंट पढ़ा दिएगा कि ये जनजातियों का परसेंटेज। तो जब तक चीज़ें कनेक्टेड नहीं हो सकती तब तक हम याद नहीं रख पाते, इसलिए हम उसको उस तरह से पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें कनेक्ट रहें, आपको चीज़ें याद रखने में आसानी है। तो स्टोरी वाइज कुछ चीज़ें चलेंगी और धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो हम दोनों के तरह से देखेंगे। फिर 1857 के विद्रोह में जो सेंट्रल प्रोविंस का एरिया था उसमें आपने शंकर सर, रघुनाथ सर का नाम तो सुना ही होगा। इसके साथ साथ अवंतीबाई है और भी बहुत सारे हुए हैं, तो उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम 1857 का विद्रोह और बुंदेला रिवॉल्ट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से बनते हैं। तो ये वहाँ भी है और यहाँ भी है। जो मैंने मध्य प्रदेश का इतिहास है वहाँ पर भी ये टॉपिक्स हैं। तो वहाँ जनजाति नहीं दिया हुआ, लेकिन 1857 का विद्रोह से पढ़ना है तो वहाँ और यहाँ पे कॉमन टॉपिक है, इसलिए हम दोनों को ही लेके कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जहाँ डिटेल की ज़रूरत लगेगी वहाँ पे हम डिटेल तरीके से समझेंगे। तो 1857 का विद्रोह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जनजातीय विद्रोह फिर से शुरू हो जाएगा। जनजातीय विद्रोह, यस। तो भील विद्रोह के बाद और थोड़े मजबूत लीडर्स उभर के आएंगे, जिसमें आपने टांटिया भील पढ़ा होगा। इनके बारे में, इनके दोस्त लोग, उनके नाम पता होना चाहिए। जब टांटिया भील गए तो कौन कौन से हैं, तो कुछ नाम है वो आपको याद होना चाहिए। टांटिया भील के बारे में थोड़ा सा जानिए। टांटिया भील के बाद फिर ख्वाजा नायक, फिर भीमा नायक, और फिर अन्य विद्रोह। ये हमें पता होना चाहिए। अन्य विद्रोह ये सारे के सारे कुछ है इसमें। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट अपने इस टॉपिक में इंडेक्स में हमें पता होना चाहिए जंगल सत्याग्रह को लेकर। जंगल सत्याग्रह में कुछ पर्सनालिटी हैं वो हमें याद रखना है। तो जंगल सत्याग्रह कहें या सविनय
अवज्ञा आंदोलन करें। एक ही है, क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन का ही एक चरण क्या रहा है, जंगल सत्याग्रह रहा है। तो दो चरण, नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह, इसमें हमारे लिए ट्राइब्स पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए हमारे लिए फॉरेस्ट सत्याग्रह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ इवेंट और हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, उसमें आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अंदर भी कुछ जनजातियों का योगदान रहा है। कुछ जनजातियों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राण अर्पण किए हैं, तो हमें वो नाम याद होना चाहिए, तो वो हम क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में करेंगे। इसके बाद एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जनजातीय व्यक्तित्व जो ट्राइबल पर्सनालिटी है वो कौन सी हैं, कि जितना पढ़ा वो सारे नाम हम टिक करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे कि हमने कितने पढ़ लिए, वही आपके सारे जनजातीय व्यक्तित्व हो जाएंगे। तो इतिहास के संदर्भ में जितने जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए, ये इंडेक्स आपका बन गया है, तो इसको फटाफट लिखते जाइए साथ में, और इसी के साथ हम जो है अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टोरी वाइज कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो ऐसा ना लगे कि सीधा जो है फैक्ट बता के अपन पढ़ें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम डिटेल भी थोड़ा सा जानेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो ये जनजाति का इंडेक्स हो गया, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं भील विद्रोह। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है भील विद्रोह, जिसे हम भील अपराइजिंग भी कहेंगे। भील अपराइजिंग कहेंगे। देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश का जब हम स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 प्रमुख संधियों के बारे में पता होना है। 3 संधियां हुई थी, और ये 3 संधियां किसके बाद हुई थी? ये हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुई, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुआ वो ये कुछ संधियां, ट्रीटीज। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एक आपको याद होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, मंदसौर की संधि 1818। एक आपको याद होनी चाहिए रायसेन की संधि 1818। एक होनी चाहिए पूना की संधि, पूना की संधि 1817। तो ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ रायसेन, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये संधि हुई, और यहीं से मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है। जैसे ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लिए अंतिम रूप से जो चुनौती बने हुए थे वो मराठा थे। जब तक मराठा रहते, अंग्रेजों का रहना संभव नहीं था। इसीलिए इन मराठाओं को इस एंग्लो मराठा वॉर के बाद में पूरी तरह से इनकी सत्ता जो है ब्रिटिश लोगों ने कहीं तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कंट्रोल की, कहीं पर इनडायरेक्टली कंट्रोल की। इस तरह से ये 3 मध्य प्रदेश के संदर्भ में ट्रीटीज इंपॉर्टेंट होती है। तो मंदसौर की संधि की बात करें तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ लिखते जाएं, जहाँ पे आपको बोर्ड होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, जितने फास्ट आपके हाथ चलेंगे उतना समय बचेगा, और सबसे कीमती सिर्फ समय होता है, बाकी सब सेकेंड। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं और शॉर्ट में। जैसे कि मध्य प्रदेश का ये नक्शा है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। मध्य प्रदेश के नक्शे में यहाँ वाले टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ये टेरिटरी, ये है भोपाल रियासत,
और यहाँ पर है ये जो टेरिटरी है ये पेशवाओं की है, ये जो टेरिटरी है, और यहाँ पे है ये ब्रिटिश के पास है। इस वाले एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टेरिटरी, ये जो टेरिटरी है ये सागर और नर्मदा टेरिटरी कहलाता है। यहाँ पे जो है ये भोपाल है, भोपाल के बेसिकली इधर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ ये तो भोपाल है, डॉट बना रहा हूँ ये होलकर राज्य। तो मंदसौर की संधि होलकर राज्य के साथ हुई। मंदसौर की संधि में कहा गया ये जो होलकर का जो एरिया था ये पूरा होलकर का 2/3 हिस्सा अंग्रेजों ने ले लिया। उन 2/3 हिस्से में ये जो लाइन बनाई है ये वाला भी क्षेत्र आया, बड़वानी आया, निमाड़ आया, खानदेश आया। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जमा की और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज लोग यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, बड़वानी, निवाड़, खानदेश। इसके बाद अंग्रेजों ने शोषणकारी नीति लागू करी। शोषणकारी नीति, वो शोषणकारी नीति यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो नाराज हुए। तो नाराज को उसने कैसे जाहिर किया? एक विद्रोह के रूप में जाहिर किया, और यहाँ पे जो विद्रोह कहलाया वो कहलाया भील विद्रोह। इस टेरिटरी में जो विद्रोह हुआ वो कहलाया भील विद्रोह। दूसरी रायसेन की संधि। रायसेन की संधि में भोपाल के जो जितने भी राजनीतिक अधिकार थे भोपाल की टेरिटरी थे, वो सारे राजनीतिक अधिकार नजर मोहम्मद खान ने सौंप दिए अंग्रेजों को। नजर मोहम्मद खान ने सौंपे अंग्रेजों को। उसमें एक क्षेत्र आता था राजगढ़। राजगढ़ क्षेत्र शामिल था। राजगढ़ की एक रियासत भी शामिल थी, इसका इम्पोर्टेंट है वो नरसिंहगढ़। तो नरसिंहगढ़ की रियासत को फिर अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ लागू की। लोगों को पसंद नहीं आई तो लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। जिस रूप में वो थे नरसिंहगढ़ के राजकुमार, उनका नाम था कुंवर चैन सिंह। इस संधि से एक कुंवर चैन सिंह का विद्रोह आता है। ये भी एक टॉपिक हमें हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पड़ता है। तीसरा है पूना की संधि। पूना की संधि में हमारे जो उस समय थे पेशवा थे वो थे बाजीराव सेकंड से कहा कि देखो ऊपर तो ब्रिटिश का इलाका है, सारे यहाँ की रियासतें हम जो कहते हैं वही करते हैं, नीचे वाला भी पूरा हमारा एरिया है, पर ये जो तुम्हारे सागर है ना, दमोह है, थोड़ा सा जबलपुर, थोड़ा सा नरसिंहपुर, थोड़ा सा कश्मीर, ये एरिया पेशवा के कंट्रोल है। तो जब ये मदद की जरूरत पड़ती ऊपर की फोर्सेस नीचे नहीं आ पाती थी क्योंकि बीच का एरिया पेशवा था। तो इन्होंने इस पूना की संधि में ये वाले क्षेत्र ब्रिटिश ने अपने पास रखे, सागर, दमोह, थोड़ा सा जबलपुर, कुछ हिस्सा नरसिंहपुर इत्यादि। इस जगह पे फिर ब्रिटिश ने अपनी नीतियां लागू की तो लोग नाराज हुए, तो गुस्सा जाहिर किया। किस रूप में? तो तीसरा इवेंट आ जाता है बुंदेला। यहाँ पे गोंद भी थे, बुंदेला विद्रोह। तो हमारे 3 इवेंट जो हमने अभी इंडेक्स बनाया है, भील विद्रोह और बुंदेला विद्रोह, ये हमारे इवेंट ऐसे हुए। तो हमारे मध्य प्रदेश का फ्रीडम मूवमेंट इस तरह से शुरू होता है। तो अब चलिए हमारा पहला टॉपिक इसी में शुरू होगा। ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, मध्य प्रदेश का फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर दिया। अब जनजातियों के रोल पे अपन बात करते हैं, और कहीं कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए वो भी अपन बात करते हैं, ताकि थोड़ी डिटेलिंग से होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो व्हील रिवॉल्ट पे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया भील रिवॉल्ट, कुंवर चैन सिंह का, यहाँ पे बुंदेला रिवॉल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 18 से 25 तक है, मतलब कि 7 वर्ष थे। 7 वर्ष। तो जब ब्रिटिश को मंदसौर की संधि हुई तो वो एरिया मिला 18 में। ब्रिटिश ने अपनी नीतियाँ लागू करने के बाद ब्रिटिश को संघर्ष करना पड़ा।
तो ऐसा नहीं है पहले ही साल संघर्ष हुआ हो, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में भीलों में अलग अलग उनके मुखिया जगह जगह पर विद्रोह करते थे। इसीलिए उस पूरी टेरिटरी को जो मैंने पिछले डायग्राम में बताई थी, उसको शांत करने के लिए ब्रिटिश को 7 वर्ष का समय लगा। यही 7 वर्ष जो ये लिखा हुआ है, ये कहलाती है भील विद्रोह की अवधि। 7 वर्ष का समय लगा, तो यही अवधि भील विद्रोह कहलाती है। तो ऐसा क्या किया जो भील विद्रोह कर रहे थे, चलिए देख लेते हैं। कारण, कुछ पुराने कारण थे, कुछ नए कारण। नए कारण मतलब अब आप ब्रिटिश के किराएदार हो, पुराने कारण मतलब आप पेशवा के किराएदार, पेशवा जिम्मेदार थे। कैसे कारण? जैसे हम बात करें 1800 इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो लेते जाएं। पुराने कारण में ये था कि 18 से 2 से 3 में अकाल पड़ा, कई भील मारे गए, खाने को भोजन नहीं था, कुछ अनाज नहीं था। ऐसी स्थिति में भीलों ने सोचा कि अब हमारा एरिया तो पेशवाओं के पास है, क्योंकि 1818 से पहले तो वो एंटायर टेरिटरी मध्य प्रदेश की पेशवाओं के पास होती थी। तो रिजर्व टेरिटरी होलकर भी पेशवा के अंडर में आते थे। रिजर्व टेरिटरी भी उनकी थी, ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा जो है हमारे पेशवा हमारी मदद करेंगे, लेकिन पेशवाओं ने मदद नहीं। भीलों का एक जो विश्वास था ना लोगों अपने पेशवा के प्रति, वो डग गया। तो अकाल, कोई मदद नहीं। अकाल के बाद फिर जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे ये होलकर और सिंधिया आपस में लड़े थे। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से पहले होलकर, सिंधिया और खुद पेशवा आपस में लड़ रहे थे। तो पेशवा बाजीराव तो यहाँ पूना में बैठते थे, यहाँ पे होते थे पेशवा, यहाँ होते थे दौलत राव सिंधिया, DRS दौलत राव सिंधिया, और होलकरों में यशवंत राव होलकर यहाँ। तो ये आपस में लड़ते थे। दौलत राव सिंधिया के संबंध पूना के पेशवा बाजीराव सेकंड से अच्छे थे, तो ये भी साथ में हो गए, ये इधर आ गए। यशवंतराव होलकर अपनी सेना को लेके आगे बढ़े, तो इधर से इनकी सेना ने मार्च की। तो जब ये बीच सेना में गए, ऊपर से नीचे मूवमेंट हुआ, तो ये इलाका किन लोगों का रहने वाला था? भीलों का था। तो जब कोई सेना जाती है तो रास्ते में ऐसा नहीं है कि घर से रोटी बना के पैक करके लेके जाते कि रास्ते में खाएंगे, क्योंकि सेना को अभी पता ही नहीं है कि कितना समय लगेगा। इसलिए रास्ते में जो भी गाँव आते जाते हैं, उन्हीं गाँवों से सब अरेंज कर लेते हैं। वहाँ जो फसल वसल होती है, उन्हीं से अपने रास्ते की सारी सामग्री बटोरते हुए चलते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे भील, जिनका ऑलरेडी अकाल पड़ा हुआ है, उससे पहले जो है इनके पास जो नाश थे, ये लोग जाते थे खेतों से, सेनाओं का मूवमेंट होता था, उस बीच में इनके खेत भी नष्ट हुए, इनकी एरिया भी जीती। तो यहाँ पर आपसी झगड़ों इसमें सिंधिया एवं होलकर के दौरान भील क्षेत्र में लूटपाट, ये कारण बन गया। अब कुछ नए कारण देख लेते हैं। नए कारण की बात करें तो जब ब्रिटिश को ये एरिया मिली, तो ब्रिटिश ने देखा कि नए कारण, ये हम सिर्फ साउथ का एरिया बना रहे हैं, ये झाबू वाली रास्ते एरिया, बड़वानी, ये खरगोन और ये बुरहानपुर। जब ब्रिटिश ने देखा कि यार ये टेरिटरी अब हमने, तो यहाँ पे ना जाने के बहुत सारे पास होते थे, जैसे कि अगर जाना है जिन्हें हम कहते हैं दर्रे। जब ब्रिटिश ने देखा कि ये टेरिटरी मिली, उसने पाया कि केवल बड़वानी दर्रे को छोड़ के सारे दर्रे भीलों ने अपने कंट्रोल में करके रखे। वहाँ से जो भी जाता था, गुजरता था, उससे भील जो है वसूली करते थे। तो सारे कंट्रोल भीलों के पास है। तो वो जो सारे दर्रे थे, वो दर्रे जो है भीलों के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। इससे कुछ उनकी आय होती थी, जिसे वो पूरा जो उनका गिरोह रहता था वो अपना काम चलाता था। तो जब इन्होंने देखा कि दर्रों का नियंत्रण भीलों के पास था, तो क्या ब्रिटिश इस चीज को लागू कर पाते? ब्रिटिश ऐसा मानते कि यार ये अपन दर्रे इन्हीं के पास रहने दें और हम कर लेंगे? ब्रिटिश को तो व्यापार करना था, उनका तो माल हर दर्रे से होके जाता।
ऐसी स्थिति में एक चुनौती रही कि नहीं कुछ तो इलाज इनका करना पड़ेगा। तो ये हमने स्थिति देखी दर्रों पे नियंत्रण का। फिर साथ में यहाँ के जो जमींदार थे, तो जमींदार इनको लोन देते थे इनकी बदले में इनके मवेशी रख लेते, ऐसी स्थिति। या फिर इनकी जमीन ले ली, फिर ब्याज इतना रहा कि तो काम करवाने लगे उसी भूमि पर, धीरे धीरे एक समय आता और उनकी भूमि भी हड़प लेती। ऐसी सब स्थितियों से लगातार भील जो है अशांत हुए और वो आक्रोशित हुए। विश्वास किसी के प्रति भी नहीं रहा, ना पेशवा के प्रति रहा था, ना जमींदार के प्रति रहा, ना ब्रिटिश के प्रति रहा। तो ऐसी स्थिति में फिर ये समय समय पे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो इन सब स्थिति के चलते अब अंग्रेजों ने सोचा क्या उपाय निकाला जाए। उपाय ये निकाला जाए, हमारे पास हमें तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा इन दर्रों पे, चाहे वो माने या नहीं माने। उन्होंने धीरे धीरे इन जो दर्रों की है, सेंधवा दर्रा, बड़वानी दर्रा, भूराघाट दर्रा, इन दर्रों पे के जो मुखिया थे, भील मुखिया, इन्हें बुलाया, इनसे कहा एक काम करो, अब चूंकि ये पूरी टेरिटरी ब्रिटिश की, इसीलिए अब आप इन दर्रों पे से अपना नियंत्रण छोड़ दो और ये दर्रे हमें सौंप। तो इन्होंने आवाज़ उठाई क्योंकि ऐसे कैसे छोड़ दें, इससे हमारे पूरा गांव का खर्च चलता है, पालन पोषण सब गांव का होता है। इन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें कुछ रकम जो है वो दे देंगे पेंशन के रूप में, तो आप वो रकम रखो और चुपचाप बैठो। अब जो मानते गए उन्हें तो वो रकम दे दी गई, बाद में वही रकम धीरे धीरे कम की तो फिर रहा कि पहले तो बात इतनी हुई। तो इस तरह से उन्होंने विद्रोह किया। तो जिन्होंने स्वीकार कर ली पेंशन, वो भी धीरे धीरे जब कम हुई तो उसके बाद जो है इन्हें भी विद्रोह किया। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उन्हें अरेस्ट कर लिया, फिर गैंग के लोगों ने विद्रोह किया। ऐसे करके एक के बाद एक लगातार विद्रोह होते रहे। तो अब पेंशन का प्रलोभन भी दिया, उपाय सोचा। उपाय क्या था? पेंशन का प्रलोभन। परिणाम क्या निकला? जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो हो गए अरेस्ट, उन्हें गिरफ्तार किया और जब गिरफ्तार हुए तो इन्होंने विद्रोह किया। ये भी करके देख लिया। अब उपाय में दूसरी, अब इसके अतिरिक्त अब जो गिरफ्तार कर रहे हैं तो अब भील विद्रोह कर रहे हैं। अभी हम नाम पढ़ेंगे कौन कौन से भील इन्वॉल्व रहते हैं, तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे भील जो विद्रोह करने की स्थिति में कई बार उन्हें पकड़ लेती थी जब लड़ाई होती। जैसे कई भीलों को इकट्ठा किया, जिनको गिरोह बना हुआ है, कहीं 400 का गिरोह है, कहीं 800 का गिरोह है, पकड़ के सबको जेल भेज के दूर कभी नागपुर जेल में भेज रहे हैं, तो ऐसे भेजते थे। तो जब इनको जेल भेजा जाता था तो इन पे कोई किसी प्रकार की कोई दया या मानव अधिकार, ह्यूमन राइट जैसी बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में होता था, रास्ते में कई लोग मर जाते थे। तो और जब ये पूछते थे कि हमारे वो लोग अरेस्ट किए तो उनकी खबर नहीं आती थी, कभी खबर आती थी कि वो तो जो है रास्ते में मर गए। तो भीलों के प्रति इनकी बर्बरता रही। तो ब्रिटिश ने बहुत बर्बरता की है भीलों के साथ। इसी के चलते एक 1823 का इंसिडेंट है कि हमारे खानदेश से पकड़े गए 238 भीलों को लेकर गया कि उनको जो है जेल के लिए भेजा गया। उस रास्ते में 172 भील मारे गए। तो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी और इसके लिए किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, हो कैसे किसको सजा दी जाए। ऐसी स्थिति थी, भील हर तरह से आक्रोशित थे। इसी के चलते उन्होंने एक के बाद एक क्या किया, रिवॉल्ट किया। इसको हम क्या कहते हैं, भील रिवॉल्ट कहते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब अपन इनके नाम पढ़ेंगे कि वो कौन से भील थे जिन्होंने विद्रोह किया, इनके हम नाम पढ़ेंगे। प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है आप ग्रुप में रिप्लाई जरूर कीजिए। उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के बाद अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स। नेतृत्वकर्ता की बात आती है
सबसे पहले आप एक नाम याद रखना, त्र्यंबक। त्र्यंबक गोंदलिया, चील नायक, गुमान नायक, नादिर शाह, ये कुछ नाम है। हिरिया, नहाल, दशरथ, कानिया। यहाँ पे एक लास्ट नाम और लिखेंगे, शिवराम नायक। आपकी बात आपको बता दें कि गुमान नायक इसका बेटा है ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक, भीमा नायक, हाँ ये आपको पढ़ा होगा। तो ये लोग पहले से ही एक्टिव थे, सबके सब लोग किसी दर्रे के मुखिया थे। इन लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे त्र्यंबक गोंदलिया, ये भील नहीं, लेकिन इसके नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। ये बात है 18, ये बात है 19, ये बात है 19 से 20, ये बात है 20, ये बात है 21 से 23, 24, ये बात है 18 से 25। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में वो ये शिवराम नायक, ये भील रिवॉल्ट से आपको नाम याद होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आखिर ऐसा क्या क्या हुआ। ये हमारे भील के नेतृत्व करता है किसने। करें स्टार्ट। तो चलिए, बीच में वॉइस का कुछ इशू था तो उसको वो हो गए हैं करेक्ट। हाँ देखिए, जैसा कि हमने देखा कि हमने भील विद्रोह के कारण देख लिए थे। अब हमारा जो मेन 3 के हिसाब से हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें भीलों के ये नेतृत्व करता है जिन्होंने अपने स्तर पे विद्रोह किया है हमारे खानदेश, बड़वानी और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इस टेरिटरी में। तो वो नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये है त्र्यंबक गोंदलिया, ये कौन है, क्या किया। चील नायक का संबंध किससे है, तो ये जो पहला भील विद्रोह हुआ है उससे है। गुमान नायक, ये हमारे भील विद्रोह के ही नेता है। नादिर शाह, ये भी भील रहे हैं, ये भी भील हैं, ये है। और इसमें से हमें प्री में जो याद रखना है वो प्री वाला, ये एक याद रखना है, शिवराम नायक 1825 वाला। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लोग करते क्या थे। जब भील विद्रोह होता था ऐसा क्या इशू आता था, क्या इनका स्वरूप रहता है का विद्रोह का। तो त्र्यंबक गोंदलिया ये क्या है, ये पूना के दरबार में बाजीराव जो सेकंड वहाँ के पेशवा हैं, पूना के दरबार के मंत्री हैं। ये पूना के दरबार के मंत्री हैं। अब इनका संबंध क्या है, तो एक शब्द याद रखना है, घोराघाट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, पूना की संधि हुई, बाजीराव सेकंड को बोला कि तुम जाके कहाँ रहो, विठूर में रहो। विठूर में रहने के बाद उनके मंत्री फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अब फिर से अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बना सके। तो इसके लिए स्ट्रेंथ बनाने के लिए उनका एक मंत्री, कुछ षड्यंत्र किए जा रहे थे, कैसे हम हमारी पावर को इकट्ठा करें। तो जब ब्रिटिश को पता पड़ा कि यहाँ षड्यंत्र चल रहा है पूना के दरबार में, ऐसी स्थिति में उन्होंने त्र्यंबक को पकड़ने की कोशिश की। त्र्यंबक वहाँ से भाग गए और भाग के किस टेरिटरी में चले गए, खानदेश टेरिटरी में चले गए। वहाँ जाके भीलों को बताया कि भाई तुम्हारी जो ऐसी दशा है वो उस दशा का जिम्मेदार कौन है, ब्रिटिश सरकार है। तो हम नहीं, ब्रिटिश सरकार है। सब कुछ तुम्हारे साथ जो हो रहा है ब्रिटिश सरकार से हो रहा है। अब वो तुम्हारे सारे दर्रों पे नियंत्रण कर लेंगे। धीरे धीरे तुम्हारी हालत जो है, अब तक तुम जो स्वायत्त एंजॉय कर रहे थे, जो इंडिपेंडेंस कि आप अपने हिसाब से वसूली करते थे, तो सब जाने वाला है। ये सब सुनकर भील इकट्ठा हुए और उन्होंने घोराघाट जो दर्रा था उसको बंद कर दिया। घोराघाट दर्रा को बंद करने से इनका जो संचार तंत्र था, कम्युनिकेशन लाइन थी, वो काट दी गई। ब्रिटिश प्रभावित हुए। यही नहीं, एक यहाँ पे लेफ्टिनेंट एनिस, उसकी भी हत्या कर दी रास्ते में। उसके बाद बीक्स करके आया एक नया अधिकारी, उसने जाके यहाँ पे शांति स्थापित की। त्र्यंबक गोंदलिया के नेतृत्व में 800 भीलों ने
1818 में ही विद्रोह कर दिया, जब जस्ट इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था ब्रिटिश। तब चील नायक का ये स्थिति थी, इनके पास क्या अपनी टेरिटरी थी, तो टेरिटरी पर ब्रिटिश लोग अपनी हुकूमत बनाना चाहते थे। छोटे छोटे 2-2, 4-4 गांव थे। एक गांव था इसके पास धारण गांव में इससे कहा कि ये टेरिटरी अब हम रूल करें। तो भाई इसके लिए एक आकलन किया कितनी भूमि है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसका कुछ रेट बना कि इतना पैसा इसको चाहिए, पर उसको उतना ना दे के बहुत कम दिया। तो फिर इसने विद्रोह किया। चील नायक, गुमान नायक को पेंशन दी, पेंशन से ये संतुष्ट नहीं था तो इसने भी जो है फिर से अंग्रेजों के जो एरियाज थे उनको लूटपाट की, जहाँ से उनकी डांक जाती, कुछ खजाना जाता, उसको लूट गई। इस तरह से इन्होंने। सिमिलरली नादिर शाह, ये हमारे मांडू का क्षेत्र था, इसके पास मांडू की कुछ भील बस्तियाँ थीं, ये जो कहता था वहाँ के भील इसी की सुनते थे, नादिर शाह की। तो ये इस टेरिटरी में यहाँ पे ब्रिटिश ने कहा कि भैया तुम्हारी टेरिटरी पे अब हमारा नियंत्रण होगा, इसीलिए अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इसने मना कर दिया, भीलों से कह दिया कि हमने कभी किसी को कर नहीं दिया, हम तुम्हें भी कर नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में इसके 2 झूठे हत्याओं का मुकदमा चला दिया। वो आरोप इस पे लगा दिया। जब आरोप लगा दिए फिर इसको ब्रिटिश सैनिक पकड़ने आए, फिर वहाँ से भाग गया। इस तरह से इसने विद्रोह किया, तो फिर इसने भी लूटपाट की। तो नादिर शाह इसी तरह से इन्होंने भी जगह जगह लूटपाट की। ये इम्पोर्टेंट इसलिए 1825 का, क्योंकि ये अंतिम प्रयास था पेशवा की शक्ति को वापस से स्थापित करने। तो टू री-स्ट्रेंथन द पावर ऑफ पेशवा, इट वॉज द लास्ट अटेम्प्ट बाय भील। तो शिवराम नायक के नेतृत्व में हुआ। इसमें जो पहले वाले थे त्र्यंबक गोंदलिया, इनके भाई गोदाजी गोंदलिया ये गए, इन्होंने भीलों को सब समझाया और शिवराम नायक के नेतृत्व में 1000 भील इकट्ठे हुए और इन्होंने मुल्हेर के किले पर कब्जा कर लिया। मुल्हेर के किले पर कब्जा किया और यहाँ पे पेशवा का झंडा फहरा दिया। तो अब झंडा फहरा दिया मतलब कि पेशवा वापस आ रहे हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन फिर जल्द ही लेफ्टिनेंट ऑट्रम आया और ऑट्रम के आने से यहाँ पे ये वापस से मुल्हेर के किले को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया और इस विद्रोह में शिवराम नायक और इनके साथ कई भी मारे गए। तो ये हमें शिवराम नायक याद रखना है। अब जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि वाकई में भील लोगों का रहने का तरीका, घूमने का तरीका, इधर उधर टेरिटरीज इनकी एकदम अलग है, इनको नियंत्रण में लाना आसान नहीं है। इसके लिए फिर इनको कुछ इश्यूज आ रहा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में, 2 मिनट का समय लेके फिर से उसको करेक्ट कर दें। सॉरी फॉर। अरे भील रिवॉल्ट के अंतर्गत लीडरशिप की बात हो गई। अब यहां से बस 2 क्वेश्चन और बनते हैं भील रिवॉल्ट से जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये रिवॉल्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कुछ कारणों से पूछे, वहां से शिवराम नायक याद रखना है क्योंकि इसी के नेतृत्व में 800 से अधिक भील इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में इन्होंने मुल्हेर के किले पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। बाद में ऑट्रम नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी आया, उसने वापस से किले को कब्जा कर लिया, लेकिन यह है कि अंतिम प्रयास था। इसके बाद फिर जब ऑट्रम ने देखा कि यार भीलों को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, तो ऑट्रम ने एक पत्र लिख के बताया कि यार हमें ब्रिटिश के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। तो फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, उसमें कहा कि हमें ऐसा करते हैं कि हम भीलों के लिए एक सेना बना देते हैं। तो एक भील रेजिमेंट की स्थापना हुई, वो भी 1825 में। तो इसके परिणाम से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं कि इस भील रिवॉल्ट से 2 और क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि 1825 में भील, ऐसे लिखिए कॉर्प्स का गठन, इसमें केवल भील सैनिक ही होते थे। बाद में इसका परिणाम ठीक ठाक रहा,
इसमें भीलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो 1835 में हमने मालवा भील कॉर्प्स की स्थापना की। मालवा भील कॉर्प्स की स्थापना की। ये वो सेनाएं थीं जिसमें केवल भीलों की नियुक्ति होती थी ताकि भीलों को भी संतुष्ट किया जा सके। तो ये 2 क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा भील रिवॉल्ट केवल यहाँ तक है। तो हमने देखा कई नाम, गुमान नायक, चील नायक, गोदाजी, त्र्यंबक गोंदलिया, तो इस तरह के कई नाम थे। शिवराम नायक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 हमें प्री के फैक्ट मिलेंगे कि 1825 में भील कॉर्प्स का गठन हुआ, 1835 में मालवा भील कॉर्प्स की स्थापना की गई। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक आता है हमारा जो हमने लिखा हुआ था, अभी 3 संधियां हुई थी, उन 3 संधियों में कुंवर चैन सिंह का। तो कुंवर चैन सिंह का विद्रोह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्री के याद होने चाहिए, तो वो और देखते हैं, फिर बुंदेला रिवॉल्ट को हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है कुंवर चैन सिंह। बहुत शॉर्ट में, क्योंकि जनजाति से रिलेटेड नहीं है, पर वो चूंकि अपन ने 3 संधियां लिखी हैं तो उसमें बीच में लिखा है, इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भीतर एक रियासत थी, नरसिंहगढ़ रियासत, यहाँ के राजकुमार थे। तो क्या हुआ ऐसा? तो सबसे पहले जो हमने देखा कि रायसेन की संधि हुई। रायसेन की संधि 1818 में हुई। ब्रिटिश ने अपनी नीतियां लागू की, ब्रिटिश ने बंदोबस्त कराया। बंदोबस्त के दौरान जो लगान था भूमि पर, उसकी दरें बहुत और बढ़ा दी गईं। लोग असंतुष्ट हुए। जितनी व्यापारिक फसलें थीं, उन व्यापारिक फसलों के बेचने पर भी प्रतिबंध लगाए गए कि वो सिर्फ ब्रिटिश ही खरीदेंगे। व्यापारिक फसलों पर प्रतिबंध। तो जो अफीम होती थी, अफीम भी कहा कि कुंवर चैन सिंह के राज्य की जितनी भी अफीम है वो सिर्फ ब्रिटिश लोग खरीदेंगे। और इस तरह से इन्होंने, कुंवर चैन सिंह ने ये सब नीतियां लागू से, तो कुंवर चैन सिंह को मैं शॉर्ट में केसीएस लिख रहा हूं। केसीएस ने मना किया कि मैं आपकी ये नीति नहीं मानूंगा। तो नहीं मानूंगा, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में फिर इन्होंने अपने कुछ जासूसी दल का गठन किया। जासूसी दल के गठन करने के बाद इन्होंने पाया कि कुंवर चैन सिंह दूसरे अन्य रियासतों के राजकुमार से जाके मिलके उनसे कुछ सूचनाएं बदलते थे। इन्होंने सोचा कि मैं खुद जो है ब्रिटिश हुकूमत से लड़ूंगा। तो जाके जगह जगह पर मिलते थे। तो वो जो मिलने का मूवमेंट था कि कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, ब्रिटिश लोगों को पता पड़ा कि कुंवर चैन सिंह कुछ अलग जो है ब्रिटिश हुकूमत से हटकर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में 2 जासूस कुंवर चैन सिंह को मिले। इस जासूसी दल का काम था कि ये बताए कि कुंवर चैन सिंह की सूचनाएं कोई लीक तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में 2 लोग थे, एक था आनंद राम बख्शी और रूप राम बोहरा। बख्शी और रूपचंद्र बोहरा। पहले इसकी हत्या कर दी, उसके बाद इसकी हत्या कर दी। इन दोनों के मर्डर के चार्जेस जो हैं, हत्या के आरोप लगाए कुंवर चैन सिंह के ऊपर, कुंवर चैन सिंह पर लगाए। तो और कुंवर चैन सिंह से फिर बुलाया, उस समय पे भोपाल का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उस एजेंट का नाम था मैडॉक। मैडॉक को बोला गया, तुम ये पूरा मैटर को सुलटाओ। और मैडॉक ने फिर बुलाया कुंवर चैन सिंह को। 2 बैठक रखी। पहली बैठक हुई थी बैरसिया में और दूसरी बैठक हुई थी सीहोर में। तो पहली बैठक बैरसिया में हुई। इस बैठक में कहा कि हम तुम्हें 2 हत्याओं से माफ कर देंगे, बशर्ते तुम हमारी नीतियों को मानो, हमारे अधीनता को स्वीकार करो। नरसिंहगढ़ के बाहर हम तुम्हें कुछ एरिया दे देंगे, वहां पे रहना, और नरसिंहगढ़ रियासत में हम जो चाहते हैं वैसा हम काम करते रहेंगे। कुछ कंडीशन रखी, बदले में हम तुम्हें 2 हत्या के आरोप से बरी कर देंगे। तो ये बैठक फेल हो गई। कुंवर चैन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली बैठक हुई 24 जुलाई 1825 को।
24 जुलाई 1825 को अगली बैठक हुई और इस बैठक में ये हुई थी सीहोर के कलेक्टर बंगले में। कुंवर चैन सिंह के साथ उनके दो अंग रक्षक थे, हिम्मत खां, बहादुर खां। अंग रक्षक थे, इनका नाम याद रखना है, हिम्मत खां और बहादुर खां। इनसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये दोनों अंग रक्षक किस जगह के जमींदार थे, तो उसका नाम है धनोरा। धनोरा की जगह जागीरदार थे ये। तो ये प्लस 41 इस तरह से 43 सैनिकों को लेकर सीहोर में कलेक्टर बंगले पे मिलने पे को चले गए। वहाँ पे इनका मैडॉक पहले से पूरी व्यवस्थाएं बना के बैठे थे, क्योंकि सीहोर में अंग्रेजों की एक छावनी भी थी, तो इनके पास ब्रिटिश सैनिकों की कमी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कलेक्टर बंगले पे कुछ चाओस क्रिएट हुआ, उसके चलते इनकी आपस में लड़ाई हुई और उसी बीच में गोलियां चली। वहां से सारे लोग भाग के ये आए सीहोर के दशहरा मैदान में, जहां पे लड़ते हुए कुंवर चैन सिंह और इनके साथ सभी सैनिक अंग्रेज सैनिकों को मारते मारते वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमें ये याद रखना है कि कुंवर चैन सिंह से क्वेश्चन आते हैं, तो कुंवर चैन सिंह से क्या क्या क्वेश्चन है वो सब पता होना चाहिए। जैसे कहाँ के राजकुमार थे, पहला क्वेश्चन। इनके अंग रक्षकों का नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन। हिम्मत खां, बहादुर खां। हिम्मत खां, बहादुर खां किस जगह के जागीरदार थे, धनोरा के जागीरदार थे। फिर हम बात करें कि कुंवर चैन सिंह को मालवा का प्रथम अमर शहीद का दर्जा प्राप्त है और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद कौन है, वो भी कुंवर चैन सिंह है। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है, वो भी कुंवर चैन सिंह को ही कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कितने सैनिक गए थे, 43 गए थे। सीहोर के दशहरा मैदान में इनकी छतरी बनी हुई है, ये भी हमें याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन कुंवर चैन सिंह से बनते हैं। तो ये, और इनकी शहादत कब हुई, तो ये आप 24 जुलाई 1824 है, 24 ये इनकी शहादत हुई। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी के चलते कई सारे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, मालवा का पहला अमर शहीद, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद, कहाँ पे इनकी छतरी बनी है, तो सीहोर के दशहरा मैदान में किस दिन शहादत हुई, 24 जुलाई 1824 को शहादत हुई। ये सारे क्वेश्चन, धनोरा, ये सब अपन से पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं। तो ये कुंवर चैन सिंह से आने वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बुंदेला रिवॉल्ट। बुंदेला रिवॉल्ट है, तो वहां से अपन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बुंदेला रिवॉल्ट, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट है बुंदेला विद्रोह 1842 से 44। जब भी बुंदेला विद्रोह को पढ़े तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो प्रारंभ कब हुआ, दूसरा है, ये आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, कौन सा राजा किस रियासत का है, और तीसरा ब्रिटिश अधिकारी वहां पे कौन है। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक से हैं जो हमसे बुंदेला विद्रोह से पूछे जा सकते हैं। तो बुंदेला विद्रोह से ये आने वाले, तो हम देखें कि तो एक तरफ हम देखेंगे कारण को बड़े संक्षेप में करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे विद्रोह का प्रारंभ, तीसरी तरफ देखेंगे सहयोगी किन्होंने साथ दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सहयोगी, और फिर इसका दमन हुआ। तो बुंदेला विद्रोह की बात करें कारण, तो कारण थे सबसे पहले बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करना। ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टोरी पता होना चाहिए। बंदोबस्त लागू किए गए। बंदोबस्त का मतलब है भूमि के नए नक्शे बनाना, और जब भूमि के नए नक्शे बनाएंगे तो भूमि पर नई लगान दरें लगाई जाती हैं। तो पुरानी दरों के स्थान पर रिवाइज करके नई लगान लगाया जाता है, जो कि पूर्व की तुलना में कुछ अधिक होता है। तो वो जब लगान लगाई गई तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लगी यहाँ के लोगों को। इस तरह से यहाँ के जो बुंदेला सरदार थे, ठाकुर थे, वो नाराज थे। तो बशर्ते एक मौके का इंतजार कर रहे थे, तो वो मौका इन्हें 1842 में मिलता है। बंदोबस्त लागू के बाद
एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में, बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन, बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन। तो याद रखिए, एक बुढ़वा मंगल का आयोजन 1835 में हुआ था काशी में। उस समय काशी के राजा ईश्वर सिंह थे। उसमें, इस मेले में सारे लोग बड़े त्रस्त थे। किन से त्रस्त थे? ब्रिटिश नीतियों से त्रस्त थे। इनकी जो अधिकार थे मराठाओं के समय पे वो सब छीन लिए गए थे। लगान नहीं देते तो बुरी तरह से वसूले जाते थे, पिटाई की जाती थी। सबसे बड़ी चीज, बेइज्जत किया जाता था। तो जहाँ बेइज्जत, जो एक समय रौब रुतबे में रहे हों और वो जो है बेइज्जत होने लगे, तो सबसे ज्यादा उनको हर्ट करता था। तो ऐसी स्थिति में सारे लोग इसमें, कई सरदार लोग आए, मेले के बहाने सब लोगों ने अपना दुख जाहिर किया। तो उसी में राजा परीक्षित भी गए थे, जो जैतपुर के राजा थे। चरखारी के राजा रतन सिंह भी गए हुए थे। उन्होंने देखा, वो भी बड़े त्रस्त थे। उन्होंने कहा कि हम हमारे बुंदेला सरदारों को बुलाते हैं, यहाँ पे एक बार एक बैठक करते हैं और क्या किया जा सकता है अंग्रेजों की सत्ता से निपटने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने 1836 में, ये प्री के क्वेश्चन है, चरखारी रियासत के सूपा गांव, यहां पर चरखारी के राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह के कहने पर, जैतपुर के राजा परीक्षित के कहने पर रतन सिंह ने अपनी रियासत के सूपा गांव में ये मेला आयोजन कराया 1836 में। इस मेले में जितने बुंदेला सरदार आए, उन्होंने सर्वसम्मति से अपने को बुंदेला सरदारों के नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा परीक्षित को चुना। तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में परीक्षित का चयन हुआ। नेतृत्व परीक्षित को सौंपा गया, परीक्षित को सौंपा गया। और परीक्षित किस रियासत के राजा हैं? जैतपुर रियासत के राजा हैं। तो ये चरखारी के, ये हो गए जैतपुर रियासत के। तो इस तरह से फिर परीक्षित को सौंपा गया। इन्होंने शपथ भी ले ली कि हम वहाँ भगवती की शपथ खाते हैं कि बंगाल में के अंग्रेज साहब को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। इस तरह से फिर इन्होंने सही समय का वेट किया। इसी बीच में स्थिति ये बनी कि एक बार अपने होशंगाबाद तरफ से 20,000 सैनिक 1839 से 40 में एंग्लो अफगान युद्ध चल रहा था, वहां पे 20,000 सैनिक गए। उनमें से 16,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इससे होशंगाबाद में जो एक पूरा बेस बना था सेना का, वो तो खाली हो गया और साथ में वहां वो मारे गए। इसका मतलब ब्रिटिश लोगों को भी हराया जा सकता है, ऐसी सूचना भी यहाँ के बुंदेला सरदारों के बीच में पहुंची। तो इस तरह से बुंदेला सरदार धीरे धीरे मजबूत होते गए। अब विद्रोह का प्रारंभ होता है 1842 की होली के उत्सव पे। यहाँ पे मार्च महीने में होली थी तो यहाँ पे एक रियासत है नरहट रियासत के राजा हैं राव विजय बहादुर। इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है मधुकर शाह। आप सारे नाम याद रखना है। नरहट के मधुकर शाह, एक बेटे का नाम है गणेश जू। तो राव विजय बहादुर के बेटे हैं गणेश जू। अब होली का उत्सव था। अब सबसे बड़ी चीज रौब रुतबा। तो रौब रुतबा जरूरी है सबसे ज्यादा, जो आज भी सबको जरूरी है, रौब रुतबा। तो राव विजय बहादुर होली के उत्सव पे सारे बुंदेला सरदार इकट्ठे हुए। होली के यहाँ पे एक नर्तकी को बुलाया गया था जिसका नाम था झुकनिया। तो एक झुकनिया नर्तकी ये डांस कर रही थी। इसी बीच में यही नरहट का एक थानेदार आया। थानेदार ने कहा कि ये झुकनिया यहाँ नहीं, थाने में जाके डांस करेगी। तो ये उठा के वहां से ले गया। तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तो फिर इन्होंने, राव विजय बहादुर ने अपने एक व्यक्ति को भेजा थाने में, लेकिन उसे भी बुरा भला कह के वहां से भगा दिया गया। अब उसके बाद राव विजय बहादुर चले गए सागर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर के पास कंप्लेन करने के लिए। ये कोई तरीका होता है कि हमारे उत्साह के बीच में से कोई किसी को ले जाए? तो ऐसी बीच में फिर
यहाँ तक हम पहुँचे तो जुकनिया को ले गए। जुकनिया के बाद अब हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन से ब्रिटिश अधिकारी कहाँ पर हैं, ताकि हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर पाएँ और आपको चीज़ें कनेक्ट हों। जैसे अगर मध्य प्रदेश ये है तो ये है सागर, सागर में है MC ओमानी, इसके पास चले गए, ये सागर में है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट है वो स्लीमन है बुंदेलखंड का, और यहाँ सागर नर्मदा टेरिटरी का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है फ्रेजर है। फिर यहाँ पे कुछ छोटे मोटे सैनिक जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जैसे कि ये है प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC ओमानी, इसके पास कंप्लेन करने चले गए। इसके पास कंप्लेन करने गए, इनके कुछ और विवाद भी थे। तो यहाँ पे नरहट में 2000 के लगभग बुंदेला सरदार इकट्ठे हो गए, 2000 के लगभग, इसी बात पे। और तारीख थी 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल को नरहट में इकट्ठा हुए 2000 बुंदेला सरदारों ने उस थाने को घेर लिया और उस पे गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिस थाने का थानेदार नर्तकी को उठा के ले गया था। तो जब ऐसा हुआ तो वहां पे थानेदार को मार दिया गया, और यही इस विद्रोह की शुरुआत है। 8 अप्रैल को यह विद्रोह की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व किया मधुकर शाह और गणेश जू, क्योंकि राव विजय बहादुर तो कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं MC ओमानी के पास। जब ये लोग इकट्ठा हुए नरहट में, तो उस बीच में MC ओमानी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब ये खबर पहुंची कि पिताजी को गिरफ्तार कर लिया, तो विद्रोह की शुरुआत किसने करी? मधुकर शाह और गणेश जू ने करी। तो हमें पहला नाम जो मेन इंपॉर्टेंट है राजा का, जो पूछे जा सकते हैं, मधुकर शाह और गणेश जू किस रियासत के थे? नरहट के थे। तो नरहट के इनके द्वारा 8 अप्रैल 1842 को ये इस विद्रोह की शुरुआत की गई। तो ये हुआ पहला। अब इस विद्रोह में यहीं एक और पास में एक और रियासत है, चंद्रपुर। अब किस किस ने साथ दिया वो भी अपन देख लेते हैं। तो चंद्रपुर की रियासत, तो अपन एक फिर से दूसरा एक पेज क्रिएट करते हैं, उसमें ये सारे के सारे लिखते हैं कौन से कहाँ पे हैं। तो ये सहयोगी वाला पार्ट हो जाएगा। तो सहयोगी वाले पार्ट में हम इसको ऐसे याद रख लें, ये सारे नाम अगर याद हैं तो बुंदेला रिवॉल्ट से क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बुंदेला रिवॉल्ट से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये है चंद्रपुर के जो हैं उनका नाम है जवाहर सिंह बुंदेला। जवाहर सिंह बुंदेला की हालत बहुत खराब थी पैसों के मामले में। इनकी 2 बार संपत्ति कुर्क तक कर दी गई थी, बेच दी गई थी, नीलाम कर दी थी। तो ये इनके समय पे ये क्यों इन्वॉल्व हुए कि जब मधुकर शाह, ये नरहट, जब मधुकर शाह और गणेश जू ने थाने पे आक्रमण किया, उसमें ये भी थे जवाहर सिंह बुंदेला। तो जवाहर सिंह चंद्रपुर के हैं, रियासत याद रखना है। इन्होंने बेसिकली इनकी पैसों के मामले में इतनी स्थिति खराब थी कि एक बार 2 चोर कई 17-18 पशु चुरा के ले जा रहे थे। इन्होंने उन पशुओं को अपने कैप्चर में कर लिया, चोरों को पकड़ के भी रख लिया। एक चोर से कहा तू मुझे इतने पैसे दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो चोर को भी छोड़ दिया पैसे लेके। पर बाद में जब अंग्रेजों के पास खबर गई तो अंग्रेजों ने इन पे आरोप लगाया कि तुम्हें हमें देना चाहिए था और तुमने जो है छोड़ दिया। तो ये अपनी सफाई देने के लिए MC ओमानी के पास जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे रास्ते में पता पड़ा कि इन्होंने राव विजय बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। तो ये रास्ते से ही टर्न लेके सीधे मिल गए मधुकर शाह और गणेश जू के साथ। तो हमें चंद्रपुर का नाम याद रखना है, जवाहर सिंह बुंदेला। इसी में एक और है गुड़ा के विक्रमजीत, ये भी शामिल हुए। गुड़ा के विक्रमजीत ये भी शामिल हुए। तो एक और नेतृत्व हो गया, गुड़ा गांव है सागर के अंतर ही आता है, वो भी शामिल हुए इसमें। अब यहाँ पे नरसिंहपुर में जगह है हीरापुर, और यहीं पे है मदनपुर। तो हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, मदनपुर के राजा थे ढिल्लन शाह। हीरापुर के राजा ने क्यों विद्रोह किया?
इसकी छोटी बेटी की शादी जहाँ जिन बुंदेला ठाकुरों में हुई थी, वो बुंदेला ठाकुर सबके सब मधुकर शाह और गणेश जी को समर्थन दे रहे थे। तो जब अपनी बेटी के परिवार का पूरा परिवार बुंदेला रिवोल्ट में इन्वॉल्व है, इधर से हृदय शाह ने भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। तो इसीलिए इस तरह से हीरापुर के हृदय शाह भी इन्वॉल्व हुए। डिल्लन शाह ने क्यों इन्वॉल्व हुए? इनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि इनके जो कर लगाने के विशेष अधिकार थे वो ब्रिटिश ने छीन लिए थे, इसलिए ये मौका देख रहे थे कि मुझे मौका मिले। तो मौका मिला तो इन्होंने भी आसपास की पुलिस चौकियों पर आक्रमण किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसी तरह से जबलपुर से ये जगह है कटरा बेलखेड़ा। इसके जो राजा का नाम है वो है ठाकुर हिंदूपत नाम है। कटरा बेलखेड़ा के ठाकुर हिंदूपत ने विद्रोह किया, बाद में उन्हें भी जो है विद्रोह को शांत कर लिया गया। फिर यहाँ पे कुछ नाम और हैं, जैसे कि ये है झांसी। तो झांसी में एरिया है चिरगांव, और चिरगांव के हैं बखत सिंह झांसी के सामंत थे। चिरगांव में इनका किला था, तो इनके किले को अंग्रेजों ने 1841 में कब्जा करके इनको भगा दिया। अब ये इधर उधर भटक रहे थे, मौका चाहिए था, तो मौका इन्हें 42 में मिला। तो इस तरह से चिरगांव के बखत सिंह, ये भी हमें याद रखना है। तो हमारे एक जवाहर सिंह बुंदेला कहाँ के हैं? चंद्रपुर के। दूसरा नरहट से 2 नाम पढ़ लिए, एम से मधुकर शाह, जी से गणेश जू। नंबर 2 हीरापुर के हृदय शाह। नंबर 3 कटरा बेलखेड़ा से हो गए ठाकुर हिंदूपत। नंबर 4 मदनपुर के डिल्लन शाह हो गए। नंबर 5 चिरगांव के हो गए 6। यहाँ पे यूपी में 2 रियासत हैं, एक है जैतपुर और एक है चरखारी। चरखारी का हिस्सा हमारे छतरपुर में भी आता है और यूपी में भी आता है। तो चरखारी के राजा हुए रतन सिंह और जैतपुर के राजा हुए परीक्षित। तो अब यहाँ पर जैतपुर के राजा परीक्षित ने इस पूरे विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से 3 बार लड़ाई की। एक बार बिलगांव की लड़ाई, एक बार पनवाड़ी की लड़ाई, तो और एक बार बगोरा की लड़ाई। इन 3 लड़ाइयों में पहली 2 लड़ाइयों में परीक्षित जीते और आखिरी लड़ाई में ये हारे। तो ये अपन से लड़ाई भी पूछी जा सकती हैं। तो हम परीक्षित के बारे में देख रहे हैं। परीक्षित, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इतने हैं, इसमें से 3 विद्रोही और लिख लीजिए। ये विद्रोही हैं चरखारी के रतन सिंह, एक यहाँ पे जागीर है बानपुर के मर्दन सिंह, और एक और है यहाँ पे शाहगढ़ के बखतवली। ये तीनों लोग विद्रोही हैं, ये अंग्रेजों का साथ देते हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे? जैसे कि शाहगढ़ का जो बखतवली है, शाहगढ़ का बखतवली, इसने हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वाया। बानपुर के मर्दन सिंह ने मधुकर शाह गणेश जी को पकड़वाया। रतन सिंह ने परीक्षित को पकड़वाया। तो इन तीनों के किसने किसको पकड़वाया ये हमें पता होना चाहिए। तीनों विद्रोही हैं। अब विद्रोही का कारण क्या था? अंग्रेजों को तो रिवोल्ट शांत करना था। रिवोल्ट शांत करने के लिए अपने पास जो उपलब्ध फोर्स है उसका उपयोग करो, और कोई अगर दाम से आ जाए तो दाम से उपयोग करो। तो इसने देखा कि शाहगढ़ का जो राजा बखतवली है, इसका एक टेरिटरी हुआ करती थी पहले इसके पास, जिसका नाम था गढ़कोटा। तो वो गढ़कोटा टेरिटरी सिंधियाओं ने एक बार अपने पास रख ली है। तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध से पहले गढ़कोटा को सिंधियाओं ने कब्जा कर लिया। तो अब इसकी हमेशा से इच्छा थी कि ये मराठा से मैं मेरी टेरिटरी अपने पास ले लूं, इसलिए इसने अंग्रेजों का साथ दिया। बदले में कहा कि मुझे मेरी गढ़कोटा वाली टेरिटरी जरूर देना। और फिर इसी के साथ बानपुर के राजा मर्दन सिंह का क्या इशू था
इनकी पहले राजधानी चंदेरी हुआ करती थी, लेकिन 1812 से 13 में दौलत राव सिंधिया के नेतृत्व में सेना ने इनकी चंदेरी छीन ली। तो इसकी हमेशा इच्छा होती थी कि चंदेरी हमारी है, हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए इसने चंदेरी पाने की लालसा से साथ दिया अंग्रेजों का और इसने मधुकर शाह को पकड़वाया। सिमिलरली रतनपुर के राजा को लालच दिया तो उसने जो है रतन सिंह ने जैतपुर के राजा परीक्षित को पकड़वाया। इस तरह से ये विद्रोह में ये विद्रोहियों के साथ देने वाले नेता हुए। लेकिन बाद में जब बानपुर के राजा ने बोला कि लाओ मेरी चंदेरी दो, तो उन्होंने ठेंगा दिखा दिया और फिर इसीलिए 1857 में यही मेन क्रांतिकारी साबित होंगे बुंदेलखंड से। इसी तरह से शाहगढ़ के बखत वली ने इनसे बोला गढ़कोटा दे दो, अंग्रेजों ने फिर ठेंगा दिखाया। तो 1857 की क्रांति में ये यहाँ से गढ़कोटा से नेतृत्व करेगा, शाहगढ़ से नेतृत्व करेगा और अपने कमांडर बोदन दुआ को भेजता है जो जाके गढ़कोटा पे कब्जा करता है और 6 महीने तक गढ़कोटा को स्वतंत्र बना के रखता है। तो ये सारे नाम, ये सारी रियासत इंपॉर्टेंट हैं। 3 लड़ाई हम परीक्षित ने इसमें की हुई है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये रखने में, याद रखने में आसानी हो। इन्होंने इनको पकड़वाया। तो अब परीक्षित की जो 3 लड़ाई है उसमें से 2 लड़ाई ये जीते हैं। एक है बिलगांव की लड़ाई, एक है पनवाड़ी की लड़ाई और एक है बगोरा की लड़ाई। बगोड़ा में परीक्षित हारे, यहां पर जीते, यहां पर जीते। तो अब यहाँ पे कुछ अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स, जैसे कि बुंदेलखंड में इस समय पे जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो हैं, जो गवर्नर जनरल के एजेंट हैं वो हैं स्लीमन, और जबलपुर और सागर वाली जो टेरिटरी है वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट हैं फ्रेजर। तो अब जो कुछ डिप्टी कमिश्नर में, एक डिप्टी कमिश्नर कहीं पे नाम देते हैं इनको प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर, तो MC ओमानी सागर में प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर है। ललितपुर में हैमिल्टन था, तो बाद में इस मधुकर शाह को पकड़वा के हैमिल्टन को हवाले किया जाता है। इसी तरह से हृदय शाह को पकड़वा के फ्रेजर के हवाले किया जाता है। इसी तरह से फिर सलीमन के हवाले किया जाता है जैतपुर के राजा को। और इस तरह से ये बुंदेला रिवॉल्ट हुआ। बाद में अंग्रेजों, आपने देखा कि कैसे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो मुझे कोई एक मैसेज करें कि यहाँ तक आपको समझ में आया, तो एक मैसेज आप ग्रुप पे कीजिए। तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 1857 का रिवॉल्ट। इसमें सागर नर्मदा टेरिटरी पूरा गौंड एरिया है, इसीलिए हमें वहां पे ट्राइब्स के हिसाब से वो चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, बुंदेला रिवॉल्ट। अब तीसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं, इसका नाम है 1857 का रिवॉल्ट। यहां भी हमारे ट्राइब्स के हिसाब से चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगला टॉपिक है 1857 का रिवॉल्ट। ये 100 क्वेश्चन के लगभग ये रिवॉल्ट अपने आप में रखता है, जो प्री में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। कब किस एरिया में ये शुरू हुआ और फिर किसी की शहादत हुई तो वो किस तारीख को हुई, तो कौन कौन सी छोटी छोटी रियासतों के राजा जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो जनजातियों के हिसाब से सागर और नर्मदा टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको स्पेशल फोकस करेंगे, बाकियों को हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो 1857 का रिवॉल्ट होता है हमारे मध्य प्रदेश के नीमच से शुरू। तो यहाँ पे है, ये है नीमच। अब होता क्या है यहाँ पे, वो इंसिडेंट देखते हैं। तो तारीख थी 3 जून। 3 जून को यहाँ पे जो पैदल और घुड़सवार सेना थी नीमच के बेस पर, उसमें एक घुड़सवार सैनिक का नाम था अली बेग।
यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी का नाम था वो था अबॉट। अबॉट ब्रिटिश अधिकारी है। 3 जून को इसने विद्रोह किया, लेकिन हमारे नीमच पे नियंत्रण अजमेर रेसिडेंसी से होता था, राजस्थान से होता था। इसका जो जैसे जितनी भी कमांड्स आती थी, ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, वो अजमेर रेसिडेंसी से किए जाते थे। वहाँ पे जो बेस बना था वो नजीबाबाद था। तो नजीबाबाद में हुआ, उसी के 2 दिन बाद यहाँ पे विद्रोह हो गया। तो नजीबाबाद का विद्रोह, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह नजीबाबाद से शुरू होता है, मध्य प्रदेश में नीमच से होता है। तो वो किसने किया? अली बेग ने किया, और अबॉट उस समय पे अधिकारी था। और फिर नजीबाबाद से भेजा गया कर्नल सॉबर्स को, कर्नल सॉबर्स को भेजा गया और विद्रोह को शांत किया। सॉबर्स गया, विद्रोह शांत हुआ, लेकिन जब तक इस विद्रोह को शांत करने में 1 सप्ताह का समय लगा, लेकिन तब तक खबरें नीचे मालवा में पहुंच चुकी थी। मालवा विद्रोह के लिए तैयार था। तो ये खबर पहुंची, तो अगली हेडिंग हमारी बनेगी मालवा। तो पहला हेडिंग नीमच, दूसरा हेडिंग है मालवा। मालवा में इस विद्रोह की शुरुआत 1 जुलाई को हुई, 1 जुलाई 1857 को। और ये किसने की? तो ये हमारे होलकर राजा के तोपची था सादत खां, और जितना सादत खां का रोल है उतना ही इनका भी है। तो नाम याद होने चाहिए, बंसी गोपाल और भागीरथ सिलावट। भागीरथ सिलावट, इन्होंने विद्रोह किया, और इन्होंने जितने भी इंदौर की रेसिडेंसी में अंग्रेज लोग, अंग्रेज महिलाएं छुपी हुई थी, उस पे जाके आक्रमण किया। सुबह 1.5-2 घंटे इनका आक्रमण रहा, उसमें ब्रिटिश फोर्सेस हार गई, और पिछले रास्ते से सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, महिलाएं निकल गई कहाँ पे? भोपाल की ओर। तो यहाँ पे इंदौर में थे, इंदौर से नज़दीक पड़ता है, तो ये भोपाल में सीहोर चले गए, क्योंकि सीहोर में छावनी बनी हुई है। तो ये लोग भाग के चले गए सीहोर, और सीहोर में सिकंदर बेगम का रूल था। तो ऐसी स्थिति में सिकंदर बेगम ने इनको, अपने सैनिकों को इनकी सुरक्षा के लिए लगाया। वहाँ भी सेना विद्रोह के मूड में बनी हुई थी, इसीलिए फिर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ भी विद्रोह होता है। तो पहले हम मालवा ख़त्म करते हैं, फिर विद्रोह को भोपाल ले जाएंगे। तो 1 जुलाई को सादत खां, बंसी गोपाल, भागीरथ सिलावट के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और यहाँ पे इस समय पे महाराजा हैं तुकोजी राव सेकंड। होलकर महाराजा हैं, तुकोजी राव सेकंड है, ये भी पूछा जा सकता है। और इस समय पे जो पॉलिटिकल एजेंट है वो याद रखना है कि पहले थे ड्यूरेंट, फिर हैमिल्टन, फिर दिसंबर से वापस आ गए। पहले ड्यूरेंट थे, ये अप्रैल में छुट्टी पे चले गए, तो इनकी जगह हैमिल्टन आ गए। फिर हैमिल्टन से के बाद दिसंबर में फिर से ड्यूरेंट ने लिया। तो ये पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के रहे हैं। तो अब इन्होंने विद्रोह किया। अगले ही दिन 1 जुलाई को यहाँ विद्रोह हुआ, तो 2 जुलाई को अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया। 2 जुलाई को अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया। बख्तावर सिंह का विद्रोह। बख्तावर सिंह के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने बख्तावर सिंह का साथ दिया था। एक थे भवानी सिंह और एक थे गुलाब सिंह। इनकी सहायता से, भवानी सिंह और गुलाब सिंह की सहायता से। लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही इन्हें 11 नवंबर को पकड़ लिया। 1857 को गिरफ्तार हुए और फिर फरवरी 1858 में इंदौर में फांसी दी गई। इंदौर में फांसी दी गई। अंग्रेजों का रूल था कि अगर किसी को फांसी दो और उस समय किसी कारण से वो नहीं मर पाता है
तो उसको हम एक मौका देंगे। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ था। जिस पेड़ से लटका के इनको फांसी दी गई थी वो रस्सी टूट के नीचे गिर गई थी और ये जिंदा थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना नियम बदला, इनको फिर से फांसी दी गई। इस तरह से अंग्रेज कितने क्रूर थे वो चीज़ देखने को मिलती है। तो ये है हमारा मालवा का विद्रोह। अब जैसे ही यहाँ 11 नवंबर को खबर मिली कि बख्तावर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, तब तक फिर मालवा में 2 जगह और विद्रोह हो चुका था। एक था उज्जैन के महिदपुर में, यहां पे हीरा सिंह ने विद्रोह किया और हीरा सिंह को गोरालिया की लड़ाई में हराया। तो हीरा सिंह को गोरालिया की लड़ाई में हराया, बैटल ऑफ गोरालिया। तो एक ये, इसी तरह से मंदसौर में भी आपसे पूछा जा सकता है शहजादे फिरोज। मंदसौर में शहजादे फिरोज ने विद्रोह किया। शहजादे फिरोज को जिरान की लड़ाई में हराया और ये सब वहां से भाग निकले। तो ये मालवा की क्रांति है। इतने डेट्स, इतने फैक्ट आपको किस एरिया का कौन सा राजा है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मालवा कंप्लीट हो गया। यहां से मालवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मालवा के बाद चलते हैं, वो जो इंदौर रेसिडेंसी में सादत खां, बंसी गोपाल, भागीरथ सिलावट ने भगाया था, तो वो भाग के कहाँ गए थे? वो गए थे भाग के भोपाल। तो वो गए जब हारे हुए ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश महिलाएं, ब्रिटिश अधिकारी भोपाल गए, तो भोपाल के सैनिकों ने हारे हुए को देखकर खुद विद्रोह कर दिया। तो अगला विद्रोह कहाँ शुरू हो गया? भोपाल में शुरू हुआ। तो नेक्स्ट अपन इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी भोपाल। भोपाल, तो भोपाल में कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है, यहां से सैनिक भागे हैं। भोपाल में भी सीहोर मेन क्षेत्र है। तो सीहोर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, ये टेरिटरी बेगम की है। तो हम बात करें सबसे पहले तो भोपाल, ये गए 1 जुलाई को वहां से भागे। तो यहाँ पे 10 जुलाई को विद्रोह शुरू हो गया। जब तक पहुंचे तो उसके बाद 10 जुलाई को विद्रोह भोपाल में हुआ। अब कहाँ पे विद्रोह की शुरुआत हुई? सीहोर में शुरुआत हुई। तो उस समय पे भोपाल की रेजेंट कौन थी? सिकंदर बेगम। भोपाल की नवाब कौन थी? शाहजहां बेगम। और भोपाल का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विलियम फ्रेडरिक। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 जुलाई को विद्रोह हुआ सीहोर में। इस विद्रोह में क्या किया इन्होंने? जैसे तैसे जहाँ से लोग बच के ब्रिटिश अधिकारी आ रहे थे, बेगम ने इनको होशंगाबाद सेफली शिफ्ट किया। लेकिन तब तक जो सीहोर में छावनी बनी थी, वहाँ के जो नॉर्मल बेगम के सैनिक थे उन्हें रिप्लेस करके सिख सैनिक लाए जा रहे थे। उन्हें डाउट हो रहा था कि हमें क्यों हटा रहे हैं। तो सब जगह से खबर आ रही थी कि विद्रोह कभी भी हो सकता है, यहाँ विद्रोह कर दिया, वहाँ विद्रोह कर दिया, हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। यहाँ पे इन्होंने 6 अगस्त को, 10 और 12 जुलाई को अपनी जो सीहोर छावनी में जितने पुलिस सैनिक थे, जो सिख लोग आए हुए थे बाहर से, और जिन्हें जो विद्रोहियों के साथ नहीं थे, उन सब की हत्या कर दी। और 10 जुलाई को यह विद्रोह शुरू हो गया। तो 10 जुलाई को शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया? 6 अगस्त 1857 को भोपाल के सीहोर में बैठ के एक आर्मी बना ली, जिसका नाम था सिपाही बहादुर। इस आर्मी को बना लिया और इस आर्मी ने बेगम को हटाने का पूरा प्रयास किया और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। जैसे कि एक थी बमौरी की लड़ाई, वो भी लड़ी।
और एक थी अंबा पानी की लड़ाई, ये भी लड़ी। ये 7 अक्टूबर को लड़ी गई, ये 17 अक्टूबर को लड़ाई गई। ये 2 लड़ाइयां भी लड़ी। इस सिपाही बहादुर सेना को किसने एस्टेब्लिश किया था, ये भी नाम है। तो इस नामों में आपको ये नाम याद होने चाहिए, आदिल मोहम्मद खां, फाजिल मोहम्मद खां। ये आदिल और फाजिल कहाँ के थे? ये अंबा पानी के जागीरदार थे, रायसेन के अंबा पानी रियासत के जागीरदार थे ये। इसके साथ साथ महावीर, उसके बाद अली शाह, उसके बाद वारिस मोहम्मद खां, ये भी सीहोर के थे। ये सब सैनिक सीहोर की जो सैन्य छावनी थी उसमें थे। उन्होंने मिलकर सिपाही तो ये हमारा भोपाल का पूरा स्ट्रक्चर है, क्या क्या हुआ। अब दिसंबर में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आदिल मोहम्मद खां, एक और आप नाम लिखिए, बैरसिया में विद्रोह किया सुजात खां ने। बैरसिया में विद्रोह किया सुजात खां ने, ये भी नाम याद रखना है। बैरसिया में सुजात खां ने विद्रोह किया। तो ये सारे के सारे विद्रोह हुए। और बाद में दिसंबर में क्या हुआ, जब हमने पढ़ा था अभी, पहले ड्यूरेंट था मालवा में पॉलिटिकल एजेंट, फिर हैमिल्टन हुआ, फिर ड्यूरेंट हुआ। ड्यूरेंट वापस आया। ड्यूरेंट ने ह्यूरोज को अपने सैन्य कमांडर का चार्ज दिया और ह्यूरोज से कहा तुम शांत करो। तो दिसंबर में दिया। दिसंबर में ही पूरा मालवा कंट्रोल कर लिया गया। वो दिसंबर से अपनी सेना लेके पहुंचा भोपाल। भोपाल में जहां जहां ये सब लोग मिले, इनसे लड़ाइयां लड़ी। उसने 14 जनवरी 1858 को सिवान नदी के किनारे सिपाही बहादुर सेना के 356 सैनिकों को गोली से उड़ाया। और ऐसी इसके बाद वो सिवान नदी का जो पानी था वो लाल दिखने लगा। तो ये जो इंसिडेंट कहलाया वो कहलाया हमारा मालवा का जलियनवाला बाग। तो इस तरह से हमें ये भी याद रखना है। तो 14 जनवरी को सिपाही बहादुर सेना को ध्वस्त किया। 14 जनवरी को सिपाही बहादुर सेना को ध्वस्त किया। तो एक तारीख आप लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। चौदह जनवरी 1858 को 356 सैनिक मारे गए। सिपाही बहादुर को ध्वस्त किया गया। इधर अंबा पानी की लड़ाई में फाजिल मोहम्मद खां हार के सागर चला गया। सिपाही बहादुर सेना खत्म हो गई और भोपाल पर पूरा नियंत्रण बना लेगा। भोपाल पर नियंत्रण हुआ। इस तरह से भोपाल की भी क्रांति हमने पढ़ी। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये भोपाल की क्रांति में है। तो ये हमारा भोपाल खत्म हो गया। अब चलते हम बाकी की टेरिटरी पे, वहां पे क्या क्या हुआ है। तो बाकी की टेरिटरी की बात करें तो आप देखिए ये टेरिटरी हमारी बची है। तो हम चल रहे हैं सागर और नर्मदा टेरिटरी पे। ये है सागर। सागर है, यहाँ पे है जबलपुर है, यहाँ पे मंडला है, बैतूल है, होशंगाबाद है, दमोह है। तो सागर में जबलपुर ये रीजन इन्वॉल्व है। तो जिस तरह से एक लहर नीमच से चल रही थी वैसी ही एक लहर यहाँ से चल रही थी बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड में भी झांसी में एक बड़ा इवेंट हो चुका था और उस इवेंट का नाम था झोकन बाग हत्याकांड। तो झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को हुआ
8 जून, तो 3 जून को वहां घटना हुई, 8 जून को यहाँ हुआ। पर झोकन बाग चूंकि अपने यहाँ पे आता नहीं है मध्य प्रदेश में, ये यूपी का हिस्सा है, इसलिए हमारे यहाँ सागर में पहुंचा ये 1 जुलाई को। 1 जुलाई को किसने किया? 1 जुलाई को शेख रमजान ने विद्रोह किया। और ये कौन सी सेना का था? 42वीं बंगाल नेटिव पैदल सेना, इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव पैदल सेना का था। तो ये 42 भी याद रखना है। 1 जुलाई को शेख रमजान ने किया। शेख रमजान के नेतृत्व में जितने भी सैनिक थे उस सागर में, वो उन सैनिकों ने अपनी 2 टुकड़ी बनाई। एक टुकड़ी दमोह चली गई, एक सागर में रही। और अगले ही 1 से 1.5 महीने में ये क्रांति यहाँ पर सब जगह पहुँच चुकी थी। अब ये पहुंची जबलपुर। जबलपुर में उस समय पे, अब यहाँ पे कौन कौन राजा है वो हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं। जबलपुर, मंडला, यहाँ पे कौन कौन से उस समय राजा हैं? तो मंडला में उस समय पे कौन है? अवंतीबाई हैं। मंडला में इस समय पर अवंतीबाई हैं। हम देखें जबलपुर, तो जबलपुर में यहाँ पे हैं शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह। शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह। ये अभी जबलपुर में एक जागीर है 2 गांव की, पुरवा जागीर, उसमें रहते हैं। तो एक समय संग्राम शाह के समय पे पूरा क्षेत्र इनका था, अब जो सीमित होके पुरवा तक रह गया है। ब्रिटिश लोग इन्हें केवल पेंशन देते हैं, तो उसके भरोसे चल रहे हैं। लेकिन जब क्रांति हुई तो दिल्ली में मुगलों ने बहादुर शाह को अपना शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर किया। जब मुगल लोग फिर से उठे तो इस वाली टेरिटरी जहाँ विठूर में नाना साहब रहते थे, तो नाना साहब को एक वकील ने राय दी कि आप देख लो, वापस से दिल्ली में मुगल मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मराठा जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। उसी के कहने पे इन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लिया। तो मराठाओं ने अपनी शक्ति बुलंद करने के लिए नाना साहब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, तो पूरे मराठा एक्टिव हो गए। जब उन्होंने भी किया तो सेम टू सेम जबलपुर में भी हुआ ऐसा। जबलपुर के लोगों ने देखा कि उधर दिल्ली में मुगल हो गए मजबूत, नीचे मराठा हो गए हैं मजबूत, तो जबलपुर वाली एरिया में भी भैया आप याद करो संग्राम शाह को, ये पूरी टेरिटरी हमारी थी, दुर्गावती का नाम। तो इसलिए इनमें भी जो है जोश आया, इनने कहा कि नहीं मैं भी नेतृत्व करूंगा। तो इसलिए यहाँ के सारे सैनिक किन से मिलते थे? शंकर शाह, रघुनाथ शाह को सारी सारी बात बोलते थे, कहते थे आप तो महाराज कहो कि हमें करना क्या है, हम तो जान निछावर कर देंगे, बस आप बोल के तो देखो। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में ब्रिटिश को पता पड़ता है, तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे जबलपुर में जो बटालियन है वो 52 भी है, 52 भी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, ये पूरी की पूरी शंकर शाह रघुनाथ शाह के साथ है। लेकिन जब जबलपुर में अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि यार यहाँ पे मुश्किल होगी क्योंकि सेना खुल के विद्रोह नहीं कर रही है, तो उन्होंने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के घर की तलाशी ली। 14 सितंबर को गिरफ्तार किया और 18 सितंबर को दोनों को तोप से उड़ाया, तो जब गोंड के अंतिम राजा नहीं रहे, ये सुन के पूरा सागर नर्मदा टेरिटरी इस 1857 की क्रांति के साथ जुड़ गया और इस बटालियन ने विद्रोह किया। 52वीं बंगाल नेटिव पैदल सेना, इसने विद्रोह किया। तो अब ये पूरा विद्रोह हुआ और फिर मंडला राज्य का जो मंडला में रामगढ़ है, इस रामगढ़ राज्य का अस्तित्व ही जबलपुर के गोंड राजाओं की वजह से था। इन्हीं ने ही इन्हें राजा बनाया था। तो उस समय पे यहाँ पे अवंतीबाई थी। अवंतीबाई के भी जो पुत्र थे, जो उनके पति थे, उनकी तबीयत खराब रहती थी, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, तो उन्हें हटा के ब्रिटिश लोगों ने एक तहसीलदार को नियुक्ति दे दी। फिर अवंतीबाई को उसी तहसीलदार ने लिख के दिया कि चूंकि 52 भी बंगाल नेटिव पैदल सेना ने विद्रोह किया है, अतः तुम अपनी सेना को तैयार रखो, हम
जबलपुर पर आक्रमण करेंगे। लेकिन ऐसा समाचार सुन के अवंतीबाई ने आक्रमण न करने की बजाय इन्होंने खुद के ही किले को और मजबूत बना लिया और खुद ने ही विद्रोह कर दिया। तो यहाँ से अवंतीबाई का विद्रोह आता है और अवंतीबाई ने यहाँ पे एक वार्टन करके है, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर वार्टन है, वार्टन ने सेना भेजी। वार्टन के साथ एक खेरी ग्राम में लड़ाई हुई, तो खेरी ग्राम की लड़ाई में वार्टन को हराया, वार्टन को खेरी ग्राम की लड़ाई में पराजित किया, खेरी ग्राम की लड़ाई में पराजित किया। लेकिन रानी अवंतीबाई ने यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाया था, वो तीनों नाम अपन को याद होना चाहिए। तो रानी अवंतीबाई ने जो के साथ जो 2 राजा और थे, उसमें एक शाहपुर के राजा थे, तो वो ट्रायंगल एक हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो वो ट्रायंगल में आप नाम लिखिए। एक है शाहपुर के विजय सिंह, तो यहाँ पर है, यहीं पे बना देता हूँ ये ट्रायंगल। ये है रामगढ़, यहाँ पे है शाहगढ़, तो शाहगढ़ के विजय सिंह इन्होंने, और सुहागपुर के गरुल सिंह, सुहागपुर के गरुल सिंह। ये पूरी स्टोरी ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अवंतीबाई से क्वेश्चन आ सकते हैं, शंकर शाह रघुनाथ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं। तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अवंतीबाई ये तो हो गए, इनके साथ और कौन कौन है वो याद रखना है। तो कुछ नाम लिखिए। शंकर शाह की वाइफ फूल कुंवरी, वो भी यहाँ पे इसके बाद नेतृत्व करते हैं 52वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। तो अब यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी, शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवरी। तो आपसे पूछें फूल कुंवरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस विद्रोह से है, तो 1857 के विद्रोह से है फूल कुंवरी का संबंध। इसके बाद अवंतीबाई के साथ कुछ थी, जैसे अवंतीबाई के साथ में एक इसके यहाँ पे अवंतीबाई ने एक महिला सेना बनाई थी, महिला सेना। इस महिला सेना का नेतृत्व गिरधारी बाई ने किया था। तो गिरधारी बाई नाम याद रखना है, ये भी अवंतीबाई के साथ वीरगति को प्राप्त हुई थी, गिरधारी बाई। और अवंतीबाई के साथ खेरी ग्राम की लड़ाई में तो अवंतीबाई ने हरा दिया था वार्टन को, लेकिन फिर 20 मार्च को पुनः लड़ाई हुई 1858 को। इस बार वार्टन ने एक वार्टन अलग है, वार्डिंगटन अलग है, तो वार्टन हारा। उसके बाद वार्डिंगटन आया, ये भी डिप्टी कमिश्नर था जबलपुर का, इसने नागपुर से कुछ फोर्स मंगवाई और उसके बाद ये लड़ाई हुई और 20 मार्च को गिरधारी बाई और अवंतीबाई दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये डेट याद रखना है, अवंतीबाई की शहादत कब हुई, 20 मार्च 1858 को हुई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन, फूल कुंवरी हुई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, गिरधारी बाई, रामगढ़, पूर्वा जागीर, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं शेख रमजान। तो ये हमारे सागर और नर्मदा टेरिटरी से कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखना है कि ये जो होशंगाबाद और बैतूल लिखा है, यहाँ के भी लीडर्स हैं यदि आपसे पूछे जाएं तो होशंगाबाद के हैं दौलत सिंह, जिन्होंने विद्रोह किया। बैतूल से हैं शिवदीन रामदीन, शिवदीन रामदीन। तो ये हमारी पूरी टेरिटरीज हमने देखी कि सागर और नर्मदा टेरिटरीज में कहाँ कहाँ पे ट्राइब्स इन्वॉल्व था, वो सब हमने देखा। तो बताइए, एक मैसेज आप ग्रुप पे करिए, यहां तक क्लियर है? वेद जिन्होंने मैसेज किया था, यहां तक आपको क्लियर हुआ?
उसके बाद हम बचे हुए जो एरियाज हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने सागर और नर्मदा टेरिटरी यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं, तो हमसे ये 18 सितंबर जब इनको तोप से उड़ाया था, ये डेट याद रखना है, ये पूछी जा सकती है हमसे। तो नेक्स्ट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि बघेलखंड में क्या हुआ। बघेलखंड, पहले बुंदेलखंड और बघेलखंड, और ये टॉपिक भी हमारा खत्म है। तो यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में बानपुर है, यहाँ पे शाहगढ़ है, यहाँ पे झांसी है, यहाँ पर कालपी है और यहाँ पर ग्वालियर है। इतना हमने देखा। तो बानपुर के राजा हैं मर्दन सिंह, इन्होंने विद्रोह किया क्योंकि इन्हें चंदेरी नहीं दिया था। सागड़ के राजा है बखतवली, इन्हें गढ़कोटा नहीं दिया था। झांसी पर हैं रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन झांसी इसलिए याद रखना है कि यहां पर 8 जून को झोकनबाग हत्याकांड हुआ। 8 जून को झोकनबाग हत्याकांड हुआ। झोकनबाग हत्याकांड में ये 2 लोग, सरदार काले और अली बख्श, मेन तो अली बख्श है, अली बख्श ने 170 से अधिक ब्रिटिश अधिकारी मार दिए झांसी के किले में। इन्हें झोकनबाग में ले जाया गया। हुआ ये कि ये विद्रोही थे, झांसी के किले में ब्रिटिश लोग अकेले पड़े हुए थे, इनके पास धीरे धीरे रसद खत्म हो रही थी। तो ये सब के सब सरदार काले के साथ जो विद्रोही और अली बख्श के साथ विद्रोही ये झांसी के किले में गए। इन्होंने अंग्रेजों से बोला कि आप सेफली यहाँ से निकल जाइए, झांसी का किला हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने समर्पण कर दिया। फिर सेफली बाहर करने की बजाय अली बख्श को अपनी पुरानी कुछ चीज़ें याद आ गई, पुराना हिसाब को चुकता करना था, तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को मारा और उसके चलते ये झोकनबाग हत्याकांड कहलाया। और फिर यहाँ से विद्रोह की क्रांति यहाँ भी पहुँची, सब लोग एक्टिव हो गए। तो इसके बाद यहाँ काफ़ी समय तक इन लोगों ने परेशान किया। बखतवली ने अपने कमांडर, अपने सेनापति, ये क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश में, बोदन दुआ को भेजा और जो इसकी इच्छा थी गढ़कोटा पर कब्जा कर लिया। 6 माह तक कब्जा रहा, 6 माह तक अपने कंट्रोल में करके रखा। बानपुर वाले ने भी अपनी इच्छा पूर्ति कर ली, इसने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को भी यहाँ वापस उसको अपना लीडर चुन लिया। और इसके बाद यहाँ पे झांसी की लड़ाई हुई, पहली लड़ाई 23 मार्च झांसी की लड़ाई हुई 1858, यहाँ पे लड़ाई हुई। जब हीरोज आया उससे लड़ाई हुई। इसके बाद ये भाग के गई कालपी की लड़ाई हुई 22 मई 1858 को। 22 मई 1858 को कालपी की लड़ाई में ये सब लोग एक साथ थे। तात्या टोपे, नाना साहब, ये भी सब हार चुके थे। बखतवली, मर्दन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग साथ थे, ये भी हार गए। इसके बाद इन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिला कहाँ जाएं, तो इन्हें सोचा कि चलो कहाँ चलते हैं, ग्वालियर चलते हैं। तो ग्वालियर 2 जून को पहुँचे
2 जून को पहुंचे, 3 जून को नाना साहब का राज्याभिषेक हुआ, 3 जून को राज्याभिषेक हुआ, लेकिन हीरोज पीछा करते करते ग्वालियर पे भी आ गया, तो 17 जून और 18 जून को ग्वालियर की लड़ाई हुई। तो यहाँ से 3 जून को राज्याभिषेक हुआ, 17 से 18 जून को ग्वालियर की लड़ाई हुई, 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इन्हीं के साथ झलकारी बाई भी लड़ी थी, वो भी वीरगति को प्राप्त हुई। तो झलकारी बाई को महिला विंग का इन्होंने कमांडर बनाया हुआ था रानी लक्ष्मीबाई ने। उधर गिरधारी बाई को अवंती बाई ने बनाया था, यहाँ पे झलकारी बाई को बनाया था। तो ये प्राप्त हुई। और यहाँ से तात्या टोपे भाग गए, तो तात्या टोपे भागे, लेकिन 18 अप्रैल 1859 को 59 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई, शिवपुरी में फांसी दी गई। तो ये हमारा 1857 रिवॉल्ट का बुंदेलखंड में क्या क्या हुआ वो सब हमने देखा। तो इतनी तारीखें पूछी जा सकती हैं। तो हीरोज आता है यहाँ पे जनवरी में भोपाल को, वो सिपाही बहादुर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद फरवरी तक वो पहुंच जाता है सागर, फरवरी में ये बानपुर, बखतवली सबको हरा देता है। फिर मार्च में पहुंचता है लक्ष्मीबाई के पास, मई में पहुंचता है कालपी, जून में पहुंचता है ग्वालियर, और इस तरह से ग्वालियर में भी ये क्रांति खत्म हो जाती है। जब ये क्रांति हुई तो उस समय ग्वालियर के जो राजा थे जयाजी राव सिंधिया थे। ग्वालियर में जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था मैकफरसन। इनके जो दीवान थे वो दिनकर राव थे। ये 3 नाम इम्पोर्टेंट हैं। इसने अपनी ट्रेजरी इनको सौंप दी थी, उसका भी नाम पूछ सकते हैं। अपना जो कोष था पूरा रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था, वो थे अमरचंद्र भाटिया, कोषालय अध्यक्ष थे। तो ये हमारी पूरी बुंदेलखंड में क्या क्या हुआ वो सब हमने देखा। लास्ट इसमें हमारा बचा हुआ है अब बघेलखंड में ये क्रांति में क्या क्या हुआ, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए अब हम इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके जैसे जैसे फ्लो चला है वैसे वैसे आपको अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो सारे फैक्ट्स आपको याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बघेलखंड। तो बघेलखंड आप हेडिंग बना लें, छोटा सा ही है। बघेलखंड ये वाला एरिया करना है हमें यहाँ पे। बघेलखंड में राजा आपसे पूछ सकते हैं, जब ये क्रांति हुई तब कौन राजा थे? रघुराज सिंह। जो पॉलिटिकल एजेंट है वो पूछ सकते हैं ओसवान। जो ब्रिटिश कमांडर है, सेनापति है, हाइड। ये लोग हैं। यहाँ पे जो विद्रोह किया है वो है कोठी के रणमत सिंह के द्वारा। रणमत सिंह के 3 वफादार लोग रहे, श्याम सिंह, धीर सिंह। ये धीर सिंह ट्राइब है, जनजाति व्यक्तित्व है धीर सिंह, और पंजाब सिंह। ये लोग गए। बेसिकली जब बानपुर और सागर का बखतवली विद्रोह कर रहे थे उस समय पे रणमत सिंह अंग्रेजों की सेना में एक कैप्टन थे,
जो नौगांव छावनी छतरपुर में थी, वो सेना 300 लोगों की टुकड़ी थी। उसके कैप्टन कौन थे? रणमत सिंह। रणमत सिंह को बोला गया इन्हें पकड़ो, बानपुर वालों को पकड़ो, शाहगढ़ वालों को पकड़ो। रणमत सिंह ने कुछ समय तो ऐसे ही टाइम पास किया, कहीं नहीं गए। फिर बाद में लगा कि यही सही समय है विद्रोह करने का, तो 300 सैनिकों को लेके आ गए इस एरिया में और फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ सतना का जो एरिया है नागौद में रणमत सिंह ने मुक्त फौज की स्थापना की। मुक्त फौज की स्थापना की। इन्होंने ओसवान के द्वारा भेजी गई एक सैनिक थी जो केसरी सिंह की अध्यक्षता में आई थी लड़ने के लिए, केसरी सिंह की भी हत्या कर दी। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए फिर इनको धोखे से पकड़वाया और फिर 1 अगस्त 1859 को महोबा में फांसी दी गई। यूपी महोबा में फांसी दी गई। यूपी महोबा में फांसी दी। तो श्याम सिंह, धीर सिंह, पंजाब सिंह, धीर सिंह फिर जनजातीय व्यक्तित्व हैं। ये आपसे पूछा भी गया है, मेंस में भी धीर सिंह पे आया है कि ये पंजाब भी गए हुए थे लड़ने के लिए महाराजा की आज्ञा से, इसलिए धीर सिंह, पंजाब सिंह, श्याम सिंह, ये सारे नाम अपन को याद होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया बघेलखंड कंप्लीट। तो बघेलखंड, बुंदेलखंड, भोपाल, सागर नर्मदा टेरिटरी, ग्वालियर और साथ में हमने देखा यहाँ पे मालवा, इतनी टेरिटरी हमने कंप्लीट की हुई है। तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जनजातियों ने अगले 30 सालों तक छोटे मोटे विद्रोह किए हैं, तो हम वो कंप्लीट करेंगे। जनजातियों ने अगले कुछ सालों तक छोटे मोटे विद्रोह किए हैं, तो हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम अगले विद्रोह पे चलते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं। अब यहां पे आपने जब पढ़ा होगा बुक्स में, तो आपको 1857 के विद्रोह में ही ये नाम भी मिलते हैं, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांट्या भील। तो देखिए टांट्या भील का तो संबंध नहीं है इस 1857 की क्रांति से, क्योंकि टांट्या भील की जो शुरुआत हुई जब उन्होंने डकैती डालना शुरू करी, लूटपाट शुरू करी, वो 1879 के आसपास हुआ था। 1872 तक तो एटलीस्ट जो है उनके 72 में उनके फादर की डेथ हुई थी। उससे पहले तो वो अपने बच्चों, जो भी उनके साथ खेलते थे, बच्चों के साथ उन्हीं के साथ रहते थे, तब तक वो विद्रोही नहीं हुए थे। पिताजी की डेथ के बाद वो विद्रोही हुए थे। तो इसीलिए 1857 के रिवॉल्ट से हम टांट्या भील का संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो इसके बाद ख्वाजा नायक, भीमा नायक, देखिए विद्रोह का संबंध तो 1857 का ख्वाजा और भीमा से भी नहीं है। ये लगातार विद्रोह हुए हैं इनके, भीलों के। तो भीलों के विद्रोह लगातार हुए। अब चूंकि वो 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह के बीच में भीलों का जो लगातार विद्रोह हो रहे थे वो भी हुए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि भाई निमाड़ में भीलों के द्वारा 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा कहना कुछ सही है, कुछ नहीं है, चूंकि वो समय था। लेकिन भील जैसे लड़ते आए हैं, जैसे आपने देखा, अभी हमने पहले पढ़ा था, उसी तरह से भीलों के लड़ने का तरीका एकदम अलग रहा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से सेना आई हो, इनको मदद कर रही हो, नहीं। इनके तो अपना गैंग बना हुआ है। वो गैंग अपने स्तर से अंग्रेजों के साथ हमेशा से लड़ता आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम ख्वाजा नायक को देखते हैं, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांट्या भील, ये तीन हमें पढ़ना है। ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इसके बाद कुछ अलग और होंगे, वो भी हम देखेंगे। ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांट्या भील। ख्वाजा नायक, भीमा नायक और टांट्या भील, इनको हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम ख्वाजा नायक की बात करते हैं। तो जैसे ही बात करें भीमा नायक, तो भीमा नायक के बहनोई और जीजाजी ये कौन है? ख्वाजा नायक है। बहनोई, बहनोई ये है ख्वाजा नायक है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, बढ़ा देते। तो जैसे हम इसकी बात करें ख्वाजा नायक की, तो ख्वाजा नायक 1831 से 51 तक तो ब्रिटिश सेना में ही रहे, ब्रिटिश सेना में रहे, ब्रिटिश के यहाँ नौकरी करी। इन्हें बाकायदा एक दर्रा दिया हुआ था, उस दर्रे पे ये तैनात रहते थे। वहाँ से जो भी माल जाता था उस माल की निगरानी करना थी इनको, वहाँ से टुकड़ियाँ साफ सुथरी पहुँच जाएं, बीच में कोई लूटपाट ना हो। ये सॉरी, तो यहाँ पे ब्रिटिश सेना में रहे। ब्रिटिश सेना में ये सेंधवा दर्रा है, वहाँ पे इनको तैनात किया गया था। फिर बाद में कोई एक आरोपी भील इनको 51 के आसपास मिला, तो उसको इन्होंने पीटा, इतना पीटा कि उसकी जो है डेथ हो गई। तो 1853 में इन्हें 10 वर्ष की कैद हुई, लेकिन इनके व्यवहार को देख के 5 वर्ष में ही रिहा कर दिया। तो ये 1858 में वापस से पुनः ब्रिटिश सैनिक बन गए। तो अब बताओ 1857 का विद्रोह तो चल ही रहा है, तो जो मैंने बताया उस हिसाब से ये डायरेक्टली 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व नहीं है, पर विद्रोह चल रहा है। फिर इनने देखा कि सब जगह विद्रोह हो रहा है, तो फिर इनको बहुत महीनों से वेतन नहीं मिली, कई माह का वेतन बकाया था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब छोड़ो, अपन करते हैं। तो वेतन भी नहीं मिला था, अतः विद्रोही बने, अतः विद्रोही हुए। इनका बेटा भी विद्रोही हुआ, बेटे का नाम था दुलार नायक। दुलार नायक भी साथ में है, बेटा दुलार नायक भी साथ में है। अब इन्होंने सबसे पहली बार कब लूटा? तो यहाँ पे 1858 में पहली लूट की, और इस लूट में ये भीमा नायक को भी साथ में मिला लिया इन्होंने। भीमा नायक भी साथ में था। अब ये लूट के लिए जो गांव था वो था, एक गांव का नाम था ब्राह्मण गांव। बेसिकली क्या होता था, जो हमारा निमाड़ एरिया था, वो निमाड़ एरिया में कुछ राजपूत सरदार होते थे जिनके पास कुछ टेरिटरी थी। अब ये जो ब्राह्मण गांव था ये होलकर राज्य में चला गया, बंटवारा हुआ। तो इससे वो जो राजपूत शासक थे जो अपने बड़वानी क्षेत्र के, वो बड़े इससे आहत हुए। तो उनने भीलों से कहा कि तुम जाके इस गांव को लूटो। तो ब्राह्मण गांव को लूटा इन्होंने। तो इस तरह से ब्राह्मण गांव को 1858 में लूटा। तो ये है, हम ख्वाजा नायक पढ़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने फिर कई लूट की। जब एक की आदत लग गई तो उसके बाद कई बार इन्होंने लूटा। लूटने में ब्रिटिश खजानों को लूट रहे हैं, और दूसरे लोग आ रहे हैं, उन्हें किडनैप कर लिया, उनसे कुछ फिरौती की रकम वसूल ली, इस तरह से। और लास्ट में फिर एक लड़ाई होती है 11 अप्रैल 1858 को अमाल्या पानी की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। अमाल्या पानी की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये डेट याद रखना है, क्योंकि बड़वानी में 11 अप्रैल बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़वानी में 11 अप्रैल बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये हमारे पहला विद्रोही हमने देखे जो ट्राइब्स जनजातीय नेतृत्व है। ख्वाजा नायक के बारे में देखा। अब हम अगला देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक के बारे में तो यहीं से हमारा, हमने एक नाम तो देख ही लिया, भीमा नायक भी साथ में है। तो नेक्स्ट आता है हमारा अगला जनजातीय व्यक्तित्व भीमा नायक। तो इनका जन्म पंचमोहली गांव में हुआ है, बड़वानी। भीमा नायक का जन्म पंचमोहली गांव में हुआ है। और जब ये डकैती डाली साथ में, इसके बाद भीमा नायक ब्रिटिश अधिकारियों के पास गए। इनने माफ़ी मांगी कि वो तो मैंने उनके कहने पे किया था, वो जो बड़वानी के राजपूत सरदार थे उनके आग्रह पर, इसलिए बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था, तो इन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने लूटा, तो उसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश द्वारा इनकी पत्नी एवं सहयोगियों को गिरफ्तार कर मंडलेश्वर की जेल में रखा। मंडलेश्वर की जेल में रखा। तो आपने कभी पढ़ोगे आप तो मंडलेश्वर की जेल का विद्रोह भी जोड़ दिया जाता है 1857 की क्रांति से, जबकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार किया। ये हम सब बात कर रहे हैं 59 की। तो ये मंडलेश्वर की जेल में रखा। तो ये फरवरी में इनको गिरफ्तार किया और फिर फरवरी में इनकी पत्नी की डेथ हो गई जेल में ही। तो इससे इनके जो सारे सहयोगी थे उन्होंने मंडलेश्वर की जेल में जो भी लोग थे उन्हें वहां से मारा, उनके साथ हाथापाई हुई और वो मंडलेश्वर की जेल तोड़ के उस पर खुद ने ही इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद मंडलेश्वर की जेल में रखा। यहाँ पे स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, बस चूंकि भीमा नायक है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या हुआ। तो अगस्त में मंडलेश्वर की जेल को आजाद कराया। मंडलेश्वर की जेल पर कब्जा किया। अगस्त में मंडलेश्वर की जेल पर इन्होंने कब्जा किया। और इसके बाद इनकी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी अंतिम डकैती हिंगोना की डकैती है। हिंगोना अंतिम डकैती बड़ी थी, 7.5 लाख रुपए की थी। हिंगोना की डकैती थी। इसके बाद इन्हें 2 अप्रैल 1867 को गिरफ्तार किया। 2 अप्रैल 1867 को इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद इन्हें 29 दिसंबर 76, इसी का उल्टा करेंगे, 29 दिसंबर 76 को इनकी मृत्यु हुई। काले पानी की सजा दी और पोर्ट ब्लेयर में जाके इनकी डेथ हो गई, को मृत्यु। तो इसमें हमें ये याद रखना है 29 दिसंबर 1876 पहला अंतिम डकैती इनकी हिंगोना की डकैती थी, ये याद रखना है। पंचमोहली गांव में इनका जन्म हुआ, ये याद रखना है। और 1857 की क्रांति या मंडलेश्वर जेल वाला जो इवेंट है वो किस जनजातीय नेतृत्व से संबंधित है वो याद रखना है। तो हमने यहाँ पर ये भीमा नायक, ख्वाजा नायक इतना कंप्लीट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 से 5 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर से आगे टांट्या भील और उसके आगे का शुरू करेंगे।